हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और सभी लोग बताइए कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी। जो भी है, जितनी भी दिक्कत है, जो भी है, जिस टॉपिक में है, आप ज़रूर बताइए और मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। अभी तक क्या पढ़े थे? अभी तक 5 लेक्चर हो चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आज कौन सा छठा लेक्चर है वो मैं आपको अभी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं बताना ज़रूर चाहता हूँ यहाँ पर। कि अभी एक वीडियो था हमारा जिस पर एक कमेंट पड़ी थी कि सर हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैं सोच के थोड़ा सोचने लगा कि यार ऐसा क्या है जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्यों क्यों नहीं पढ़ाई हो पा रही है? हाँ? क्या कहाँ पर दिक्कत आ रही है? तो ये इसके लिए भी कुछ कोई इंतजाम करना पड़ेगा कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये कौन सी बात हुई? तो वहाँ पर मतलब क्या है कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ बता दीजिए हमें जो जिससे हम कुछ पढ़ाई कर सकें। तो उसमें बताना क्या है? अब जिसने जो बच्चा कमेंट किया था, मैं उसके लिए बस यही कहूँगा, अगर वो वीडियो देखेगा तो मैं यही कहूँगा कि बेटा कुछ नहीं, ये सब ऐसे समझ लो कि मोह माया है। मोटिवेशन के चक्कर में पड़ो ही मत कि मोटिवेशन चाहिए। क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको अलग से? क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको? क्या आपको मन नहीं लगता है क्या? अगर मन नहीं लगता है तो कोई दूसरा कुछ देख लो। कोई ज़रूरी कि नीट ही करना है? क्यों नीट करना है? कोई ज़रूरी नहीं होता कि नीट की तैयारी करें हम। अगर मन नहीं लग रहा है और जिसमें मन लगेगा उसमें आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फैक्ट है। अगर जिसमें मन लगता है, अभी आपको क्या है, मूवी देखने को दे दिया जाए, कोई मूवी आपकी पसंदीदा मूवी जो फेवरेट आपकी मूवी हो, अगर आपसे कह दिया कि ये मूवी देखिए, आप फटाक से देखना शुरू कर देंगे। उसमें क्या आपको फिर तो ये समझ लो 2 घंटे के लिए जितनी भी लेंथ की मूवी होगी, 2 घंटे की है तो 2 घंटे आपको डिस्टर्ब ना करे आपको, और पता नहीं चलेगा वो 2 घंटे कैसे कट गए। लेकिन वही लेक्चर 2 घंटा देखने को कह दिया जाए आपको, तो वही अच्छा अभी कितना बचा है ऐसे चेक करोगे हैं? अच्छा अभी आधे घंटे बचा है, आधा घंटा चलो देखते हैं, आधा घंटा और बैठ लेते हैं। तो आप टाइम देखोगे वहां पर। क्यों? क्योंकि आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, बोर हो रहे हो। जहाँ पर मन लगता है वहाँ पर मोटिवेशन और टाइम, एक तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है और टाइम पता नहीं चलता है उसमें, वो काम करने में। इस चीज़ का ध्यान रखिए आपको। क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको? आप कभी फैमिली को देखिए अपनी, जिस दिन फैमिली को देखोगे अपनी, उनको एक वाकई में एक सच्चे दिल से देखोगे अपनी फैमिली को। ये नहीं कहोगे सर हमें मोटिवेशन दे दीजिए आप, नहीं कहोगे आप। आपको पता है कि मैं जब तैयारी करने गया था तो उस टाइम पर क्या था, मैं 0 से शुरुआत की थी। मेरी हमेशा ऐसी शुरुआत रही है, हमेशा ही ऐसी शुरुआत रही 0 से। जिस टाइम मैं तैयारी करने गया था वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं आता था। आजकल तो बच्चे होते हैं कि वो 10th से ही शुरू कर देते हैं कि हाँ मुझे जो है नीट के लिए कुछ प्रिपेयर करना है। उनको कोचिंगें प्रोवाइड कराई जाती हैं 10th 9th 10th के साथ ही। उनको 11th 12th पता लगा 12th का जो होता है तो उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है नीट का। और जिस टाइम मैं गया था तो उस टाइम जब मैं प्रिपरेशन करने गया था, बेसिकली मैं लखनऊ गया था प्रिपरेशन करने के लिए। एक छोटे से सिटी से बिलोंग करता हूँ मैं, और लखनऊ गया था मैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मेरी बेसिक शिक्षा थी उसके अकॉर्डिंग मैं नीट क्या, मैं वही कहते चपरासी लेवल की मेरी हैसियत नहीं थी। लेकिन क्या था, मेरे दिमाग में था कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है। उस टाइम मेरे मन में था। मुझे क्या ये जोड़ घटाना ये ढंग से नहीं आता था। बहुत बड़ी चीज़ होती तो मुझे डिवाइड करना नहीं आता था, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता था मुझे। और मैंने फिजिक्स पूरी सीखी उसके बाद में वहाँ प्रिपरेशन की। तो और जो मेरे साथ में बच्चे बैठते थे, जो जिनका सिलेक्शन होने वाला था, वो उनके साथ में बैठता था मैं। होता क्या था, जैसे सर बोर्ड पे कुछ लिखे तो उन्हें फटाक से आंसर बताते थे, मेरे एकदम कान खड़े होते हैं ये क्या है। तो उस टाइम मैं बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा था, यार कैसे होगा सिलेक्शन। लेकिन फिर जब पहुंचता था फिर मैं सोचता था नहीं मैं भी करूँगा, जैसे ये हैं एक दिन मैं भी ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही आंसर दूंगा मैं। मैंने बहुत मेहनत की फिजिक्स पर, एकदम 0 से ऊपर टॉप पर अपनी फिजिक्स को ले गया। और यकीन मानो कि सबसे बेटर, हमारी हर सब्जेक्ट से बेटर फिजिक्स हमारी थी तैयारी जब लास्ट टाइम पर, जब मैंने छोड़ा था नीट। और आते आते लास्ट टाइम पर एक बार मुझे BDS
पहले BMS, देन उसके बाद BDS निकला मेरा। आप लोगों को शायद लगे कि सर तो फेंक रहे हैं शायद आप लोगों को ये लगे कि सर फेंक रहे हैं, फेंक नहीं रहे बेटा। उस टाइम पर क्या था, उस मन था हमारा कि मैं डॉक्टर बनूं या नीट क्रैक करूं। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे रीज़न मेरे सामने आए कि अपना थोड़ा नज़रिया बदलना पड़ गया मुझे कि छोड़ो, मैं उधर नहीं जा सकता हूँ। और बताऊँगा कभी आपको कि इसलिए मैं वो लाइन छोड़ी। पहले BMS मैंने क्रैक किया, BMS निकला, फिर उसके बाद में BDS निकला, और फिर मैंने मेडिकल लाइन ही छोड़ दी पूरी, एडमिशन नहीं लिया था। फिर मैं सोचा मैं पढ़ाऊँगा बच्चों को। और यहाँ भी आज आप देख रहे हैं पीछे वाइट बोर्ड है, यहाँ पर भी 0 से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। केवल एक अंदर इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की। मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी परिस्थिति में हैं, परिस्थिति तो अपने आप क्रिएट की जा सकती हैं, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती किसी मोटिवेशन की। परिस्थिति होती है वो हम खुद क्रिएट करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कौन सी परिस्थिति में हमको रहना है। जब मैं फिजिक्स में 0 से हीरो बन सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? क्यों आपका मन नहीं करता पढ़ने का है? क्यों नहीं पढ़ सकते हो आप? और फिर यहाँ कमेंट करते हो सर मुझे मोटिवेशन चाहिए। क्यों मोटिवेशन चाहिए? आपका अगर मन नहीं करता छोड़ दो, बहुत सारी स्ट्रीम है। मैंने BMS छोड़ा, BDS छोड़ा, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो क्या है पीछे, व्हाइट बोर्ड है, कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ है यार, इसमें क्या ही है कि मुझे नहीं तैयारी ही करनी है, मोटिवेशन चाहिए उसके लिए। यहाँ पर भी मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पर भी मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पक्का इरादों में मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ और इसको आगे लेके जाऊँगा। और आप लोगों के लिए बेटर से बेटर करूँगा, मैं जितना हो सके उससे ज़्यादा करूँगा। जो नहीं हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में आज, मैं वो करूँगा आप लोगों के लिए, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। भले मैं आज यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा मैं। और आपको इस तरीके से इरादों में अपने बुलंद होना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। मैं तो ऐसे ही कमेंट करेंगे सर मुझे मोटिवेशन चाहिए, और इस कमेंट का कोई मतलब नहीं होता है बेटा। आप पढ़ाई करिए, अपने इरादों में बुलंद रहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये चीज़ है, मैटर नहीं करता परिस्थिति क्या है, परिस्थिति इंसान खुद बनाता है अपनी। वो ये नहीं देखता है कि कौन सी परिस्थिति है। ये चीज़ है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। शायद आज मैं, हो सकता है कि जो बहुत बड़े टीचर हैं उनसे मैं भी पढ़ा हूँ, बहुत बड़े टीचर, उनका मैं सम्मान करता हूँ। शायद मैं आज वैसा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, हो सकता है मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी वैसा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जितना मेहनत करूँगा और बेटर से बेटर होता जाऊँगा, क्योंकि मैं कभी स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन आज मुझे टीचर बनना है। और मुझे पता है मेरे अंदर बहुत सी खामियां हैं, शायद मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसमें भी बहुत सी खामियां निकलती होंगी, लेकिन उसमें भी मैं अच्छा करूँगा और सबसे बेटर करके दिखाऊँगा, सबसे बेटर करके दिखाऊँगा मैं। परिस्थितियाँ अपने आप बनाई जाती हैं। परिस्थितियाँ, अगर आप परिस्थितियों के गुलाम बन के रहेंगे तो आगे कभी निकल ही नहीं पाएंगे। उनको हमेशा कोसोगे कि ये हमारी ऐसी कंडीशन थी, इस वजह से हम नहीं कर पाए ऐसा। आप हमेशा कोसोगे उस परिस्थिति को, इससे कोई मतलब नहीं होता है। परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, परिस्थितियाँ अपने आप खुद क्रिएट करो। हमें क्या करना है, क्या बनना है, ये खुद डिसाइड करो, उस पर वर्क करो बस। और कोई मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन ऐसे मांगोगे कि हाँ सर कोई मोटिवेशन दे दीजिए, तो क्या मोटिवेशन दे दें आपको? वही आप अभी आपको कोई मोटिवेशन लाइन बता दिए, कोई 2-4 दोस्त शायरी बता दिए, बस हाँ तुरंत एकदम खून खौलने लगा, उठाया किताब पढ़ लिए, और 5 मिनट बाद फिर क्या ठंडा हो गया जो, फिर वही सर मोटिवेशन दीजिए। खुद से सेल्फ डिपेंड करो, परिस्थितियाँ खुद अपने आप क्रिएट करो। हमें कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर हाल में पढ़ना है और हमें ये चीज़ करके दिखाना है। मैंने करके दिखाया, भले मैं शायद मैं उसको रिग्रेट करूं हमेशा के लिए कि मैं MBBS नहीं क्लियर कर सका, MBBS नहीं निकला मेरा, उसको मैं हमेशा शायद सोचता रहूं कि और थोड़ी सी अगर मेहनत की होती या 1 साल और ड्रॉप ले लिया होता तो शायद MBBS में निकल गया होता हमारा, शायद मैं सोचता रहूं ऐसा। लेकिन कुछ परिस्थितियां इधर भी थी जो हमारे
हमारा जो घर था वो, तो वहाँ उधर मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या है, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। ये चीज़ है। तो ये कभी डिमोटिवेट मत हो, अपनी परिस्थितियाँ खुद बनाओ अपने आप। और ये मत सोचो कि सर अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मन नहीं लग रहा है, सब बेकार की बातें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। आप फैमिली को देखिए, उनसे बातें करिए, अगर बाहर रह रहे हैं अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से आपके माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, लाते हैं, तब आप पे लगाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पिछली बार कहाँ पर थे हम? पिछली बार आपको पढ़ाए थे किंगडम मोनेरा, जिसमें क्या क्या पढ़ा दिए थे आपको? बैक्टीरिया पढ़ा दिए थे, और बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया को पढ़ा दिए थे। उसके बाद फिर जो यू बैक्टीरिया होती हैं, ट्रू बैक्टीरिया, उनको पढ़ा दिए थे, उनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए। उसके बाद में साइनो बैक्टीरिया आपको पढ़ा दिए। देन उसके बाद में साइनो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा तक क्लियर कर दिए थे आपको। और आपको बताया भी था हमने कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, बेसिकली माइकोप्लाज्मा में क्या रहता है, वहाँ पर कुछ लाइनें होती हैं वो एकदम क्लियर होती हैं। माइकोप्लाज्मा जो कुछ लाइनें होती हैं वो एकदम क्लियर होती हैं, पता है कि यहीं से आना है एग्जाम में, उससे बाहर नहीं जाता है। जैसे कि माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुकना पड़ गया था कुछ समय के लिए, बट अब कंटिन्यू क्लास चलेगी। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में बता रहे थे। माइकोप्लाज्मा बेसिकली जैसे आपको बताया भी है कि इसमें जो कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये एक ग्रुप होता है माइकोप्लाज्मा। इसमें पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब बहुत छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, वो पाए जाते हैं। ये बेसिकली प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ये बेसिकली पैथोजेनिक होते हैं, मतलब दोनों में डिजीज कॉज करते हैं ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में हो गया था। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बेसिकली जो होती है, क्या है, साइनोबैक्टीरिया होती है ये, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए हायर प्लांट लाइक। ठीक है, आपको जैसे बताया अभी पिछले जो लेक्चर है उसमें बताया भी था उसमें कि इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, जो कि हायर प्लांट के जैसा होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उसके बाद में इसमें एक सेल होती है, कुछ साइनोबैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो वहाँ लिखा सम साइनोबैक्टीरिया। सम साइनोबैक्टीरिया मतलब कुछ साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, इनकी सेल जो होती है मॉडिफाई हो जाती है। और ये मॉडिफाइड सेल जो होती है ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये जो मॉडिफाइड सेल होती है ये क्या करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी ये। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करती है। ठीक है, बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसमें वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस एंजाइम का क्या नाम होता है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो कैसे वर्क करता है, बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है थ्रू बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। अब क्या होता है कि इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजिनेज के वर्क के लिए, नाइट्रोजिनेज अच्छे से वर्क करे इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या इंपॉर्टेंट होती है कि ऑक्सीजन एब्सेंट होनी चाहिए, ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये नाइट्रोजिनेज जो होता है वर्क नहीं करेगा। ये क्या करेगा, नाइट्रोजिनेज वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ दिमाग में, हालांकि सेट हो गया होगा मेरी समझ से इतना। और साइनोबैक्टीरिया जो होती हैं इसमें क्या होता है, इनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीट पाया जाता है। ठीक, कुछ साइनोबैक्टीरिया होती हैं वो फ्री लिविंग होती हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या होती हैं, सिम्बायोटिक भी होती हैं। ये आपको मैंने बताया भी था। फ्री लिविंग जो साइनोबैक्टीरिया होती हैं वो फ्री पाई जाती हैं कहाँ, सॉइल में। जो फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया होती हैं वो फ्री पाई जाती हैं सॉइल में।
और जो सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया होती हैं वो क्या होती है, वो जो प्लांट्स होते हैं उनके, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके, ये क्या होती हैं, रूट्स में या कहीं पार्ट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये उनके रूट्स में पाई जाएंगी। जैसे कि आप साइकस के बारे में आपको बताए थे, ठीक है, एनाबेना साइकेडी, ये साइनोबैक्टीरिया होती है। साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, उसमें कोरेलॉइड रूट पाई जाती हैं, जो कि उसमें क्या होता है, उसके रूट्स में साइनोबैक्टीरिया होती है, वो वहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी वहां पर, ये साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से, और ऐसी बैक्टीरिया जो प्लांट के रूट में रहते हुए नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, उनको हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, इतना क्या हो गया, ये इतना हो गया है क्या, ये तो आपका पिछले लेक्चर का हो गया, रिवीजन हो गया। ठीक है, अब आते हैं आज क्या पढ़ाना है। आज बेसिकली शुरू करेंगे प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में क्या है कि प्रोटिस्टा जो होता है ये बेसिकली एक, इसको डस्टबिन कह सकते हो आप किंगडम का। मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर कहीं फिट नहीं हो रहा है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, तो उसको उठा के हम प्रोटिस्टा में डाल देते हैं। ठीक है, अगर कोई कहीं भी फिट नहीं हो रहा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, उसको उठा के प्रोटिस्टा में डाल दो। और इसकी क्या होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसमें होता क्या है, आप क्लेमाइडोमोनास पढ़ेंगे आप। जब क्लेमाइडोमोनास कहाँ पढ़ते हैं, क्लेमाइडोमोनास को हम प्लांटिया में पढ़ते हैं, और प्लांटिया कहाँ पर, एल्गी में पढ़ते हैं इसको हम, क्लेमाइडोमोनास को। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन इसमें अब जब हम आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग इसको हम देखेंगे, तब क्लेमाइडोमोनास को कहाँ पाएंगे, जो क्लेमाइडोमोनास होगा वो प्रोटिस्टा में पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। इसी तरीके से अमीबा जो होता है वो भी क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। उसको अगर हम वैसे अगर देखते हैं तो एनिमेलिया में इसको हम पढ़ेंगे अमीबा को, लेकिन इसको कहाँ पढ़ेंगे, एनिमेलिया में। लेकिन अगर इसको हम आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होने के कारण इसको हम कहाँ रख देंगे, हम इसको उठा के हम कहाँ रखते हैं, प्रोटिस्टा में रखते हैं इसको हम। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि जैसे कि ये यहां पर क्या है, ये है मुनरा। ठीक है, मुनरा में भी क्या होता है, यूनिसेलुलर पढ़ते थे वहां पर, मुनरा में भी यूनिसेलुलर पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, वहां पर भी यूनिसेलुलर पढ़ते थे। इसी तरीके से प्रोटिस्टा में भी क्या है, वहां पर भी यूनिसेलुलर पढ़ेंगे। यहां पर क्या है, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर पढ़ेंगे। मुनरा क्या था, मुनरा ये भी यूनिसेलुलर था और ये भी यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर हैं, ये भी यूनिसेलुलर हैं, बस डिफरेंट कहां पर है कि ये जो होते हैं ये क्या हैं, ये प्रोकैरियोट्स थे, और ये क्या हैं, ये यूकैरियोट्स हैं। अब डिफरेंस समझ में आया कि ये मुनरा जो होते हैं उनमें प्रोकैरियोट्स के पढ़ते हैं, और प्रोटिस्टा जो होता है उनमें हम यूकैरियोट्स के पढ़ेंगे। बस ये डिफरेंस इनमें होता है। यूनिसेलुलर यहाँ भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ भी यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें क्या होंगे, प्रोटिस्ट होंगे, इसमें यूकैरियोट्स होंगे। ठीक है, इतना ये क्या है, डिफरेंस होता है। अब आते हैं उसके बाद में कि इनको बेसिकली प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या होता है कि ये प्राइमरली क्या होते हैं, इक्वेटिक होते हैं। बेसिकली लाइफ कहाँ से इवॉल्व हुई थी, लाइफ जो इवॉल्व हुई थी वो सबसे पहले कौन बने थे, मोनरन से बने थे सबसे पहले। वो भी कहाँ, वो भी कहाँ, वाटर में। लाइफ जो इवॉल्व हुई थी सबसे पहले वाटर में, वाटर से इवॉल्व हुई थी। और सबसे पहले जो अर्थ पे आए थे या बने थे वो कौन से थे, मोनरल्स थे, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, देन उसके बाद में फिर ये देखो अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो एक एवोल्यूशन ही तो है, एक एडवांस की तरफ जा रहा है। आप जब देखेंगे पढ़ेंगे जी आप, जैसे कि मुन्ना पहले पढ़े, ठीक है, सबसे पहले इवॉल्व हुए थे। ठीक है, मुन्ना पढ़े सबसे पहले इवॉल्व हुए थे। अब उसके बाद में मुन्ना के बाद में फिर ये मुन्ना इवॉल्व हुआ, उसके बाद में फिर प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ। प्रोटिस्टा थोड़ा एडवांस थे उसमें से,
प्रोटिस्टा क्या था, एडवांस था। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि ये इनमें जो रिप्रोडक्शन था वो प्रिमिटिव टाइप का था, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें नहीं था। किसमें, मुनरा में। इनमें इनमें मुनरा में क्या था, प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या था, प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। इसमें क्या पाया जाएगा, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी ये नोट नहीं करना है आपको, मतलब एक बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कुछ चीजें सेट हो जाएं। ठीक है, तो अब क्या था कि इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता था और इनमें क्या था, प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता था। वहां पर इससे क्या था कि वो जेनेटिक मटेरियल जो था वो ऐसे ट्रांसफर हो जा रहा था, सेल टू सेल ट्रांसफर हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर गैमीट बनेंगे और गैमीट क्या करेंगे, वो फर्टिलाइज होंगे और उसके बाद में जायगोट बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब ये क्या, इससे क्या पता चलता है कि हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। से पता चल रहा है कि हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, मतलब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन ही तो है, एडवांसमेंट ही तो है इसमें। तो क्या पहले मुनरा इवॉल्व हुए, देन इसके प्रोटिस्टा इवॉल्व हुए। अब प्रोटिस्टा से भी एडवांस आगे जब जाएंगे तो इस तरीके से प्रोटिस्टा से आगे क्या होंगे, क्या होते हैं प्रोटिस्टा से आगे, फिर अदर भी आप जब पढ़ेंगे, देखो सिलेंटेटा पढ़ते हैं, ठीक है, और इस तरीके से वहां पर जाएंगे आगे एनलिडा, फिर उसके बाद में पता फिर कॉर्डेटा और इवॉल्व। मतलब ये एक आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं, इसका ऑर्डर अलग तरीके से ये एक। फिर वहां पर कॉर्डेटा पढ़ेंगे, कॉर्डेटा क्या है, अब बहुत एडवांस हो गया, काफी मतलब एडवांस हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप एवोल्यूशन देख रहे हैं ये एनिमेलिया में। तो ये क्या बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो एवोल्यूशन ही तो पढ़ रहे हैं, एक एवोल्यूशन ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या था कि ये प्राइमरली पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ वाटर में हुई थी, तो ये प्राइमरली इक्वेटिक होते हैं। ये कौन, प्रोटिस्टा। मोनरन्स भी वो भी कुछ वो भी इक्वेटिक थे। अब यहाँ पर भी ये प्राइमरली इक्वेटिक होते हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या होता है, अब प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन देखने को मिला, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एडवांस था। इसमें बेसिकली गैमेट वगैरह बन रहे थे। उसके बाद में अब इसमें कुछ, जैसे अब क्या पढ़ेंगे इसमें प्रोटिस्टा में, क्राइजोफाइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्राइजोफाइट्स हैं और डायनोफ्लेजिलेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, यूग्लिनाइट्स पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे और प्रोटोजोअन्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रोटिस्टा ग्रुप को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अब क्राइजोफाइट्स के बारे में अगर हम आपको समझाते हैं तो क्राइजोफाइट्स दो तरीके होते हैं, डेजमाइट होते हैं, ठीक है, और डायटम्स डेजमाइट होते हैं। और इनका यूज भी सिरप पॉलिशिंग वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। इनके इनमें सिलिका सेल पाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, फिलहाल अभी आपको हम लेके चलते हैं अब यहाँ पर। ठीक, बायो सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यही रहता है कि आप जब बायो पढ़ते हैं तो आप उसको एवोल्यूशन के नजरिए से पढ़िए। आप जब भी आप बायो पढ़ें तो उसको एवोल्यूशन के नजरिए से पढ़िए, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और समझने में मजा आएगा, आपको बहुत जल्दी दिमाग में बैठेगा। कुछ भी, चाहे आप बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, हर जगह एवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, हर जगह। जैसे पहले क्या थे, ये एल्गा वगैरह थे। ठीक है, एल्गा वगैरह, उसके बाद में एल्गी से क्या है, फिर धीरे धीरे एल्गी से मॉस हो गए, मॉस इवॉल्व हुए, मॉस से क्या इवॉल्व हुआ था, मॉस से उसके आगे और थोड़ा बढ़ गए टेरिडोफाइट, जहाँ पर वैस्कुलर बंडल वगैरह देखने को मिल गया। उसके बाद फिर उसके बाद में आगे अगर चलते हैं तो जिम्नोस्पर्म की बात करें, इससे अच्छे इवॉल्व थे। कौन से, जिम्नोस्पर्म इवॉल्व थे। और जिम्नोस्पर्म के बाद में फिर देखने को मिला, फिर जो अभी जो समझ लो जिनको कहते हैं प्लांट किंगडम में उनका राज चलता है, एंजियो स्पर्म की बात कर रहे हैं। तो हर जगह, चाहे आप बॉटनी पढ़ें चाहे आप जूलॉजी पढ़ें, दोनों जगह पे आपको एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जब भी पढ़ते हैं। इस तरीके से पढ़ने का तरीका होता है बायो का।
ठीक है। जब आप बायो पढ़ते हैं तो एक एवोल्यूशन को दिमाग में रखते हुए पढ़िए आप, तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं क्या होते हैं, इनको अभी क्या बताए थे आपको, सिंगल सेल्ड होते हैं, और सिंगल सेल्ड या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं, यूनिसेलुलर क्या है, यूकेरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं ये, ठीक है। ये सिंगल सेल्ड हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। अब अगर यूकेरियोट्स हैं तो इसमें एक चीज आपको और बताते हैं हम, अगर ये यूकेरियोट्स हैं तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको। क्या समझ में आया? अगर ये यूकेरियोट्स हैं तो यहाँ पर आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोट्स में वहां पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। वहां पर क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। अब यहाँ पर यूकेरियोट्स हैं ये, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि अब यूकेरियोट्स हैं तो ये कोई सिंगल सेल है, ऐसे सिंगल सेल है ये, ठीक, ये एक सिंगल सेल है, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस मान लो, ये इसके अंदर से क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन, ये न्यूक्लियस। आज ब्लू पेन में ले आए हैं कुछ अच्छा फील कराने के लिए, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, ठीक है। अब समझ में आया कि यूकेरियोट्स है तो इसमें थोड़ा एवोल्यूशन देखने को मिला यहाँ पर, कि यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलेगा, तो जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और उसके अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ना कि वो ऐसे बिखरा नहीं रहता है जेनेटिक मटेरियल, इसमें न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यूकेरियोट्स है। अब क्या है, अब जो है इनकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्यों डिफाइन नहीं होती हैं, क्योंकि होता क्या है, बाउंड्रीज जो होता है इनकी अच्छे से डिफाइन नहीं होती, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों डिफाइन नहीं होती हैं इनकी बाउंड्री, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास बेसिकली कहाँ था, प्लांटिया में आता है, उसको उठा के क्या रखते हैं, प्रोटिस्टा में भी रख रहे हैं उसको हम। और इसी तरीके से अमीबा आपको बताए थे, अमीबा क्या प्लांटिया, सॉरी एनिमलिया का है, उसको उठा के इसमें हम रख दे रहे हैं, मतलब कोई भी इसमें एनिमल उठा के इसको रख दे रहे हैं, जो कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स से थोड़ा बहुत जो कैरेक्टर मिल रहे हैं उठा के इसमें डाल दे रहे हैं, इसीलिए इसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको डस्टबिन बोलते हैं। एक तरीके से इसको डस्टबिन बोलते हैं। ये क्या है, सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, और इनकी बाउंड्री क्यों नहीं डिफाइन है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब क्या होता है, प्रोटिस्टा में हम जो है कौन कौन क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या है, ये जो होते हैं, अगर हैबिटाट की इनकी बात करते हैं हम, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटाट, जरा इससे भी लिख लेते हैं, हैबिटाट क्या होता है, प्राइमरली, लिखने में तो बड़ा मजा आ रहा है इससे, प्राइमरली इक्वेटिक होते हैं ये। कैसे होते हैं, प्राइमरली इक्वेटिक होते हैं, ठीक है, प्राइमरली ये इक्वेटिक होते हैं, ठीक। अब आप नोट कर लो इतना, प्राइमरली इक्वेटिक होते हैं ये, ठीक है, और प्राइमरली इक्वेटिक होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता ही दिया, सिंगल सेल होते हैं, ये यूकेरियोट्स होते हैं, और एक चीज़ और बस इतना है इसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, ये सही से लिखते हैं यार, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होते हैं ये, यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर, वैसे अच्छा लिखता है ये ब्लू पेन, पतला है इससे तो मजा आ रहा है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे ये, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं तो इसीलिए क्या है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स हैं तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब अगर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसमें एक चीज और होता है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल वो भी प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स वो ही प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ट्रू न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल वो भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक, ठीक है, वो भी यहाँ पर पाए जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल वो भी प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर के बाद में क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। चलो हेडिंग डाल लेते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला भी बता देते हैं फिर रिप्रोडक्शन बताते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लैजिला, इसको इधर ही रख लेते हैं, चलो हाथ में पकड़े रहो इसको। फ्लैजिला, फ्लैजिला की बात करते हैं, सम हैव cilia एंड फ्लैजिला क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कुछ में क्या होगा, सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, कुछ में सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, मतलब ये मोटाइल हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आप यूग्लिना की बात ले लो, ठीक है, यूग्लिना हुआ, डायनोफ्लैजिलेट्स हुआ, अभी आपको बताएंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बताएंगे, यूग्लिना के बारे में बताएंगे आपको। इसमें क्या होता है, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिला पाए जाते हैं जो जिनसे क्या होता है, मूव कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। और सिलेटेड की बात करते हैं, पैरामीशियम आपकी बात करते हैं, उसमें क्या होता है, सीलिया वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लैजिला हो गया, तो कुछ में क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में अगली हेडिंग डालते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें रिप्रोडक्शन जो है क्या होगा, इसमें both sexual and asexual, both sexual and asexual reproduction present, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, मतलब इसमें दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, इसमें दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, ये तो मैंने आपको लाइन बताई थी ना, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, मतलब इसमें क्या है, गैमीट बनेंगे एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में इसमें जाइगोट भी बनेगा, मतलब गैमीट और जाइगोट इसमें बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। जब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर गैमीट और जाइगोट दोनों बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका मतलब ये प्रॉपर्टीज कुछ हो गई प्रोटिस्टा की, जो कि लगभग कुछ तो कॉमन रहेंगे जो आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं कि कौन से किसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें किसमें फोटोसिंथेसिस होगी और किसमें किसमें नहीं, आपको मतलब ऐसे वो उसमें क्या सिलेक्ट करना रहता है
कि मतलब ऐसे नीचे ऑप्शन देखा 4, 2, 3, 4 इसमें से कितने फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। आपको 3 से उसमें मतलब 3 सब लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो आपको 3 लगाना रहेगा। 2 फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं 2 लगाना रहेगा। उसमें आपको दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, एक डिकम्पोजर्स का दे रखा होगा, जैसे स्लाइम मोड दे रखा होगा आपको, और उसमें प्रोटोजोन्स भी दे रखे होंगे, सिलेक्टेड प्रोटोजोन्स वगैरह दे रखे होंगे, जिसमें से आपको हो सकता है ये पूछ ले कि इसमें से कौन से प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, ये पूछ ले आपको। तो इस तरीके से आपको चार्ट वो बनवा दे रहे हैं, ठीक, काफ़ी आपके लिए, इसको नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। अब आते हैं वो उस चार्ट बनवाएंगे तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बहुत जल्दी याद कर सकते हो उससे, क्योंकि चार्ट होता है वो मैप बनाता है एक ब्रेन में। चार्ट जो होता है वो मैप बनाता है ब्रेन में है। अब वो अगर मैप जैसे एग्जाम में आया तो तुरंत ही आप उसको सेलेक्ट कर लोगे कि अच्छा हाँ ये बताया मुझे सर, ये बताए थे, उससे आप तुरंत सेलेक्ट कर लोगे प्रोटिस्टा में, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा, फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्ट, और यहाँ पर कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर या डिकम्पोजर्स, ठीक है, प्रोटिस्ट, और यहाँ पर प्रोटोजोन, ये आते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर दिए। ये इसमें वो रखेंगे जो, इसमें कौन रखेंगे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। इनमें वो रखेंगे जो जो क्या है, डिकम्पोजर हैं, जो डिकम्पोजर हैं उनको रखेंगे। इसमें हम प्रोटोजोन्स को रखेंगे। 3 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर दिए। अब फोटोसिंथेटिक कौन कौन से प्रोटिस्ट हैं, जैसे कि आप जब पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स, अभी बताएंगे आपको यहाँ क्राइजोफाइट्स में, तो क्राइजोफाइट्स में जो आपका गोल्डन एल्गी, डेजमाइट या डायटम्स आते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनमें पिगमेंट पाया जाता है, तो यहाँ पर क्राइजोफाइट्स को रख लेंगे। उसके बाद में डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं उसमें भी पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए उसमें भी पाया जाता है, तो उनको भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। और कौन सा, यूग्लिना, जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तब यूग्लिना क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है उस टाइम पे अपना खाना बनाने के लिए, लेकिन जब सनलाइट एब्सेंट होती है तो उस टाइम पर वो हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है। कब, लेकिन जब सनलाइट एब्सेंट होगी तब। वैसे अगर सनलाइट प्रेजेंट है उस टाइम पर यूग्लिना क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर हम ये रखते हैं कौन कौन सा, क्राइजोफाइट्स को, क्राइजोफाइट्स हो गया, और दूसरा कौन सा आपको बताए थे, डायनोफ्लैजिलेट्स, और तीसरे जो हैं क्राइजोफाइट्स हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स होगा, तीसरा कौन सा होता है, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स, ठीक है, ये हो गया यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स हो गया, और यहाँ पर आता है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा पढ़ेंगे हम, कौन सा पढ़ेंगे भाई, कौन सा, स्लाइम मोल्ड पढ़ते हैं हम, स्लाइम मोल्ड्स, कौन सा, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड पढ़ेंगे। ये डिकम्पोजर का काम करता है स्लाइम मोल्ड। जैसे कि कोई भी कहीं भी कोई लीफ टूट गिर गई तो उस पर ग्रो होकर उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, क्या, डिकम्पोजर की तरह कर जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया यहाँ पे, बस इसमें एक ही है अभी तो, ठीक है। प्रोटोजोन्स की बात करते हैं हम। प्रोटोजोन्स में आपको कौन सा दिखेगा, अमीबॉइड
सीरीज से ही पढ़ाएंगे। अमीबा, अरे इसकी स्पेलिंग ही कुछ गड़बड़ जा रही है भाई। अमीबा की स्पेलिंग OEBA, अब सही है। अमीबा, ठीक है, अमीबा। और उसके बाद में अमीबा के बाद फिर आपका सिलेटेड प्रोटोजोअन्स है। सिलेटेड प्रोटोजोअन्स तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स आगे लिखा है, समझ जाना, ठीक है। अब अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स फिर क्या आएंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, उसके बाद में सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, उसके बाद में स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोअन्स, ठीक है, अपने आप आगे नोट कर लेना। तो ये क्या है, एक चार्ट है, आप इसको देख के आराम से इसमें से क्वेश्चन कर सकते हो। और ये क्वेश्चन इसमें से कम ये जो चार्ट बना है यहाँ पर, इसमें से कुछ नहीं, आपको 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको आराम से निकल जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछते हैं जब टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चार्ट से। आपको कैसे, एक तो पूछते हैं किसको, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन है, एक तो ये पूछते हैं। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन से हैं, क्राइजोफाइट्स हो गए, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए और यूग्लिनाइट्स हो गए, ठीक है, ये आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। उसके बाद अगर डिकम्पोजर्स की बात करते हैं तो डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कौन से हैं, ये स्लाइम मोल्ड्स हो गए, ये डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हो गए, ठीक है। अगर प्रोटोजोन्स की बात करते हैं तो कौन से हैं, अमीबॉइड हो गया, फ्लैजिलेटेड हो गया, सिलेटेड हो गया और स्पोरोजोन्स हो गया। तो ये आप चार्ट इसको याद कर लीजिए आप बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चार्ट आप इसको याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए इसको। तो अब आते हैं इसके बाद में प्रोटिस्टा में किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रोटिस्टा में हम पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, क्राइजोफाइट्स को। उससे पहले 2 घूंट जिंदगी के। तो प्रोटिस्टा में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, क्राइजोफाइट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्राइजोफाइट्स, अब क्राइजोफाइट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। हमारी समझ से जो पिछला जो अभी तक जो बताए हैं वो शायद सेट हो गया होगा दिमाग में, ठीक है। वहाँ से जो भी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, उसको सेट कर लेना कहाँ, दिमाग में, ठीक है। और कुछ सेट नहीं करना है, इसको सेट करना है। तो अब क्राइजोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं, क्राइजोफाइट्स की बात कर रहे हैं, सच कहें तो लिखने में बड़ा मजा आ रहा है ब्लू वाले से।
सोच रहे कि रेड वाला भी ले लेते हैं, रेड आता है इसमें का। ऐसे थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं अभी, ठीक है। रेड ले लेते हैं तो और अच्छा मजा आएगा लिखने में। तो क्राइजोफाइट्स की बात करते हैं। भटक जा रहे हैं, पहले क्राइजोफाइट्स की बात करते हैं। हाँ, तो अब क्राइजोफाइट दो तरीके होते हैं, 2 टाइप के क्राइजोफाइट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं क्राइजोफाइट्स? अगर हम क्राइजोफाइट्स की बात करते हैं तो एक तो कौन सा होता है, कौन सा, डेजमाइट और डायटम्स। जो डेजमाइट होता है उसको हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बेसिकली ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मरीन वाटर में इनको ये पाए जाते हैं, ठीक। ये फ्रेश वाटर में भी ये होंगे और मरीन वाटर में भी ये होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनकी जो सेल वाल होती है वो काय की होती है, सिलिका की होती है और साथ में सेलुलोज भी पाया जाता है इसमें। तो सेल वाल की बात करते हैं तो वो सिलिका की होती है और वो सो बॉक्स की तरह होती है। जैसे ये ऊपर से एक ऐसे और एक बड़ा कौन सा है इसमें, हाँ ऐसे, जैसे ऐसे नहीं होता, ऐसे बंद कर देते हो, ऐसे ऐसे बीच में साबुन रख दिए, उसको ऐसे बंद कर दिए। गरीब इंसान जानो क्या, आप तो मतलब वही रखते हो ना उसमें, वो पन्नी में से खरीद के लाए और उसको पन्नी में ऐसे जो है उसको रख दिए, उसको स्नान से पोत पात के उसको ऐसे रख देते हो। चल रही है, चल रही है, उसको ऐसे रख दिए पन्नी में। ये हम अपनी बात कर रहे हैं, हम थोड़ा अमीर इंसान है ना। तो जो है होता क्या है कि उसको ऐसे एक ऊपर से ऐसे होती है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रिबल, इंडस्ट्रिबल बोलते हैं ना, यही बोलते हैं उसको, मतलब अटूट। वो कौन सी है, अंबुजा सीमेंट वाला वो ऐड नहीं आता है, उसी तरीके से इसकी जो, लेकिन वो फिर भी टूट जाता है, ये बहुत हार्ड होती है। तो क्या होता है, बीच में मतलब बॉडी होती है, ऊपर से एक सेल होती है, नीचे से एक सेल होती है, कवर्ड रहती है इससे। तो जो ऊपर की सेल होती है, नीचे की सेल होती है, इससे ये सिलिका की बनी होती हैं, ठीक है, बहुत मजबूत होती है, सोप बॉक्स की तरह होती है। और होता क्या है, जब ये डेड हो जाते हैं तो यही जो सेल वॉल होती है, अब ये तो चूंकि मतलब वैसे डिस्ट्रॉय होने वाली है नहीं, ठीक है, तो ये क्या होती है, वहीं पर जहाँ पर रह रहे होते हैं वहीं पर ऐसे पड़ी रहती है, वहीं पर जहाँ पर ये रह रहे होते हैं वहीं पर ऐसे पड़ी रहती है और बहुत समय तक, बिलियन ऑफ ईयर्स हो जाते हैं इसको, बिलियन ऑफ ईयर्स। अब इस पर क्यों जोड़ते हैं बिलियन ऑफ ईयर्स, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था ये बिलियन ऑफ ईयर्स, उसमें ये दे रखा थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बिलियन ऑफ ईयर्स इस तरीके से दे रखा था, मिलियन ऑफ ईयर्स, तो बिलियन ऑफ ईयर्स तक ये सब वहीं पर पड़े रहते हैं। और एक जब पड़े रहते हैं तो धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है, और फिर इकट्ठा होते रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम डायटमस अर्थ बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डायटमस अर्थ बोलते हैं उसको हम। बहुत समय तक पड़े वहाँ पर बहुत इकट्ठा होते जाते हैं और उसको बहुत ऊंचे ऊंचे से बनाते हैं, जैसे पहाड़ टाइप के अंदर, जैसे ये ओशन के अंदर, तो उससे बोलते हैं डायटमस अर्थ बोलते हैं बेसिकली उसको हम, ठीक है। और इसका जो मतलब ये क्या होते हैं, जब डेड हो जाते हैं तो जो बन जाती है इनकी वो अर्थ टाइप का, उसमें क्या होते हैं, ये ग्रिटी इनको बोलते हैं, ग्रिटी होते हैं ऐसे। तो इनका यूज कहाँ पर होता है, पॉलिश बनाने में, पॉलिश में इसका यूज होता है, सिरप बनाने में, ऑयल फिल्ट्रेशन करने में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इनके यूज भी याद रखना, वो भी पूछे जाते हैं, क्या है, पॉलिशिंग में, ठीक है, पॉलिश बनाने में और सिरप बनाने में और काहे में, ऑयल की फिल्ट्रेशन में इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ये एक चीज और है, इसमें पॉइंट एक लिखा है, पैसिवली फ्लोएड ऑन द वाटर करंट। क्यों पैसिवली का मतलब क्या है, जैसे ये ऐसे ही नीचे से पानी बह रहा है, ऐसे पानी बह रहा है, तो ये ऐसे पानी के साथ बहते हैं ये, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ऐसे पानी के साथ बहते हैं, ये पानी के साथ बह रहे होते हैं, मतलब खुद से मूव नहीं करते हैं, पानी के साथ बह रहे होते हैं ये, इसीलिए क्या होता है, पैसिवली फ्लोट ऑन द वाटर करंट, क्योंकि इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता इनमें है, इसीलिए क्या होता है, पानी के साथ में फ्लो करते हैं, पैसिवली फ्लोट,
ठीक, तो इतना ये हो गया क्राइजोफाइट्स के बारे में। फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। ठीक, तो अब क्या होता है क्राइजोफाइट्स, ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स लिखना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्राइजोफाइट्स कुछ बेटर साउंड नहीं कर रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, तो इनको ऐसे लिख लो। क्राइजोफाइट्स जो होते हैं वो डायटम्स एंड डेजमाइट, डायटम्स एंड डेजमाइट, और डेजमाइट जो होता है इनको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। क्या बोलेंगे इनको हम, क्या बोलेंगे, गोल्डन एल्गी। क्या बोलेंगे इनको हम, गोल्डन एल्गी। क्या बोलेंगे इनको, डेजमाइट को गोल्डन एल्गी इनको बोलते हैं हम। ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है इस पर है। गोल्डन एल्गी किसे बोलते हैं, डेजमाइट को बोलते हैं गोल्डन एल्गी। कंफ्यूज कर देता है, डायटम्स वगैरह इस तरीके से देखे, डिनोफ्लेजलेट पूछ लेगा, डायटम्स दे देगा, उसमें डेजमाइट दे देगा, यूग्लिनेट दे देगा, पूछ लेगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, डेजमाइट होते हैं वो गोल्डन एल्गी होते हैं। ठीक है, क्राइजोफाइट्स हो गया। अब अगर इनके हम हैबिटाट की बात करते हैं, सबसे पहले, अरे भाई रुक जाए यार ऐसे, चलो एक रेड लेते हैं, लेकिन पकड़ेंगे कहाँ रेड वाला हम भाई, ब्लू वाला तो पकड़ा नहीं जा रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे पकड़े रहो। हैबिटाट, सबसे पहले हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं। हैबिटेट की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ होंगे, फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर और कहाँ, मरीन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको लिख लो, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। अब हैबिटाट के बाद में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं इनमें हम। स्ट्रक्चर 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 की बात करते हैं तो क्या होता है, सिलिका प्लस जो सेल वॉल इनकी होती है, स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर क्या, सेल वॉल ही डालो, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सेल वाले डालो इनका। नहीं, एक काम करते हैं, चलो स्ट्रक्चर भी आपको हम दिखाई देते हैं, बाद में आपको बताते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पर ऐसे देखो, इधर देखा हो ऐसे, ऐसे ये क्या बन गया, शायद कुछ बढ़िया बना नहीं है, लेकिन आप थोड़ा समझदार में ज़्यादा लग रहे हो, इसलिए खुद से थोड़ा समझ लेना। अरे यार, ये हो गई, ये बन गई सलवार, ये बीच में बॉडी है, और इस तरीके से ये क्या होता है, कवर ऊपर से होता है, काय का, सिलिका का कवर होता है। सलवार जो होती है वो होती है, ये सलवार है। ठीक है, इसको लिख लो सलवार। ठीक, और सलवार को क्या लिखेंगे हम, तो ये बहुत यार काम करना पड़ जा रहा है भाई। सलवार जो होती है वो सिलिका प्लस
सेलुलोज की होती है भाई। तो सेल वॉल जो होती है काय की बताए थे आपको, सेलुलोज की। ठीक है, सिलिका प्लस सेलुलोज की होती है सेल वॉल इनकी। ये इस तरीके से होती है सोप बॉक्स, इस तरीके से होती है। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, देख लो भैया, ये इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। अब इनको ये लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्या लिखा है, टू थिन ओवरलैपिंग, टू थिन ओवरलैपिंग, एक ये और एक ये, टू थिन ओवरलैपिंग, ठीक, क्या है ये, सेल्स, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स ये हैं, ठीक है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। और कैसी हैं, इंडस्ट्रक्टिबल, ये हैं इंडस्ट्रक्टिबल, बड़ा तगड़ा वर्ड है, इंडस्ट्रक्टिबल। टू थिन ओवरलैपिंग, ये इंडस्ट्रक्टिबल है, इंडस्ट्रक्टिबल है, ठीक, ओके। अब आते हैं स्ट्रक्चर के बाद हैबिटाट हो गया। तो यहाँ पर सेल वॉल होती है, सिलिका प्लस सेलुलोज की सेल वॉल है, और टू थिन ओवरलैपिंग सेल इंडस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, आपको ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद में क्या है, ये तो इसका हो गया स्ट्रक्चर। सेल वॉल तो अब क्या ही आगे हेडिंग डलवाएं, सेल वॉल आपको पता ही हो गया। सेल वॉल सिलिका प्लस सेलुलोज की सेल वॉल होती है, टू थिन ओवरलैपिंग होती हैं जो इंडस्ट्रक्टिबल हैं, ठीक। अब इसमें बात करते हैं हम हैबिटाट स्ट्रक्चर, अब इसके बाद कर लेते हैं पिगमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अंग्रेज लोग भी का वर्ड बनाते हैं। अब इतना कठिन कठिन वर्ड बना देते हैं। आप इसको नोट कर लिए थे, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। थोड़े समय के लिए हम साइड हुए थे, याद है हमको, बाद में हमारी गलती मत देना कि आप साइड नहीं हुए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पिगमेंट की। अगर पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, पिगमेंट क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अगर पिगमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब ये बताओ, क्लोरोफिल ए अगर पाया जा रहा है तो इसमें एक पॉइंट जो स्पेशल पॉइंट है उसका क्या है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताइए आप। जहां पर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा वहां पर कैसी फोटोसिंथेसिस होगी, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। आपको बताया था ना पहले हम कि जहां पर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, चाहे जहां भी हो, क्लोरोफिल अगर ए है तो वहां पर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, कैसे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस से हम बोलेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, क्लोरोफिल ए इसमें पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं इनमें, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आप लिख लीजिए बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ये वाला ब्लैक वाला बाइनरी फिजन, ठीक है। एक पॉइंट हालांकि इसमें रह गया है जो आपको बताया था ना कि ये मतलब पैसिवली फ्लड करते हैं वाटर करंट के ऊपर,
तो उसको अभी हम लिखवा देंगे, ठीक। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। अब कुछ आते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। मैं तो चलो इसको शुरुआत में ही लिख लेना, आपको यहाँ पर हम नोट डाल के लिखवा दे रहे हैं, बाकी इसको शुरुआत में ही लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर नोट डाल के लिखवा दे रहे हैं हम। फ्लूइड passively on the water current। अब वाटर करंट के ऊपर ये जो फ्लो करेंगे इनको क्या बोलेंगे? प्लैंकटन। इनको हम प्लैंकटन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? प्लैंकटन बोलेंगे इनको हम, ठीक है। और इस वजह से फ्लैजिला क्या होगा इनमें, आपको क्या बताए थे? फ्लैजिला एब्सेंट बताए थे। इसीलिए क्या होते हैं, पैसिवली फ्लोट कर पाते हैं वाटर करंट के ऊपर, नहीं तो चाहे अपने मूव कर जाए। अब ये वाटर करंट के साथ में मूव करते हैं, फ्लोट पैसिवली ऑन द वाटर करंट, मतलब ये जैसे पानी जा रहा होता है उसी के साथ में बहते हैं ये, ना कि अपने तरीके से बहते हैं ये, क्योंकि इन्हें फ्लैजिला पाया नहीं जाता है तो कहाँ से अपने तरीके से बह जाएंगे, ये फ्लोट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक याद रख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है लाइन। अब आते हैं इसमें कुछ पॉइंट आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपको लिखवा देते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लेना। ये जैसे कि आपको बताया भी था हमने कि जो डायटम्स होते हैं एंड डायटम्स एंड डज़नाइट, तो इनका क्या यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये डायटम्स साथ बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है कि ये जो डायटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, अपने जहाँ पर ये रह रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, ये अकुमुलेट होते रहते हैं। कब? जब डेड हो जाते हैं, अकुमुलेट होते रहते हैं और वहाँ पर क्या बनाते हैं, ये डायटमस अर्थ बनाते हैं, उसको बोलते हैं। और यही क्या होते हैं, ये जो डायटमस अर्थ बन जाती है तो ये क्या होते हैं, इनकी जो सेल्स होता है उनका यूज होता है, कहाँ यूज होगा? पॉलिशिंग में यूज होता है, पॉलिशिंग में, पॉलिश बनाने में और ऑयल के फिल्ट्रेशन में और वहाँ पर सिरप बनाने में भी इनका हम यूज करते हैं। तो वही यही यहाँ पर पॉइंट लिखना है, ठीक है, यही पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पर लिखते हैं कि क्या लिखेंगे हम? large amount of the cell wall, इनकी जो सेल वॉल होती है, large amount of the cell wall deposit on, कहाँ पर? large amount of cell wall deposit on थोड़ी ना होगा, in होगा, जहाँ पर रह रहे होते हैं, in their habitat, ठीक है। ये हो गया, जहाँ पर रह रहे होंगे वहाँ पर क्या होता है, इनकी सेल वॉल डिपोजिट होती रहती है। accumulate, अबे कहाँ भाई? अब जैसे रह रहे होंगे तो कहाँ डिपोजिट होंगे? जो तलहटी होगी, मतलब बॉटम में तो डिपोजिट होंगे, ऊपर से गिरोगे कहाँ गिरोगे? नीचे तो आओगे भाई, ठीक है। accumulate at the bottom, अब कौन सा? ये जो डेड होते हैं, डेड सेल, वो अकुमुलेट होती हैं, जो डेड सेल होती हैं वो अकुमुलेट होती हैं बॉटम में, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? बीइंग ग्रिटी। अब एक ग्रिटी होने के कारण, बीइंग ग्रिटी, यूज ऑफ दिस इन
पॉलिश, यूज ऑफ दिस इन पॉलिश, ठीक है, यूज ऑफ दिस इन पॉलिशिंग, यूज ऑफ दिस इन पॉलिशिंग, POLISH, पॉलिशिंग, हाँ, पॉलिशिंग एंड filtration of oil and syrup making। देखो क्या है, कहीं कहीं स्पेलिंग जो होती है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, ये भूल जाते हैं। अगर कहीं पर भूल जाए, मिस्टेक हो जाए, तो उसको जो है अपने तरीके से उसको डील कर लेना, ठीक है। आपको पहले बता दे रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है तो उसको अपने आप तरीके से डील कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है, बीइंग ग्रिटी, यूज दिस इन पॉलिशिंग, कहाँ यूज करेंगे इसको, पॉलिश में, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप बनाने में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इतना ये तो हो गया, यहाँ पर क्राइजोफाइट्स हो गए यहाँ पर। अब क्या है, क्राइजोफाइट्स के बाद में एक तो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, उसके बाद में अब आते हैं डायनोफ्लेजेलेट्स, ठीक, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, डायनोफ्लेजेलेट्स इसके बाद में आते हैं। अगर डायनोफ्लेजेलेट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि डाई मतलब दो, मतलब क्या है, इसमें दो फ्लेजिला होंगे, डायनोफ्लेजेलेट्स मतलब दो फ्लेजिला वाला, इसमें दो फ्लेजिला होंगे, ऐसे याद रखो, डाई लगा है ना, दो फ्लेजिला होंगे। और कैसे होंगे दो फ्लेजिला, दो फ्लेजिला जो होते हैं वो कैसे होंगे, माइक चल रहा है, माइक तो माइक देखनी पड़ती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी हटा दो। हम पढ़ने जा रहे हैं, डायनोफ्लेजेलेट्स पढ़ने जा रहे हैं भाई। डायनोफ्लेजेलेट्स, डायनोफ्लेजेलेट्स। अच्छा एक चीज है, पता क्या, एक चीज मानना पड़ेगा, लड़कियों के बच्चा, लड़के जो होते हैं ना वो जुगाड़ी होते हैं, क्योंकि मतलब क्या होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट निकालते हैं, जैसा भी हमने बताया ना। लड़कियां बेसिकली क्या करेंगी, जैसे टीचर बोल दिए, क्योंकि वो अपने मतलब एक रूल्स की बहुत पक्की रहती हैं लड़कियां, ठीक है, लड़कियां होती रूल्स की पक्की रहती हैं, और लड़कों जो होते लड़के होते रूल्स के, उनमें रूल्स उसको होते ही नहीं है। लड़कों में उनको क्या है, एक मेथड चाहिए, वो भी शॉर्टकट मेथड चाहिए। होता क्या है, लड़कियां ऐसे हैं, वो क्या करेंगी, जैसे जितना नोट्स बना है उसको पूरा एकदम पूरा मारेंगी, ठीक है, पूरा ऐसे एकदम रट्टा मारती हैं। लेकिन लड़के उसमें सोचते हैं इसमें क्या ऐसे क्या किया जाए जो दिमाग में छप जाए और सब आ भी जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, लड़के ऐसे सोचते हैं। तो ये मतलब ये डिफरेंस होता है, इसका मतलब लड़कों के पास दिमाग ज़्यादा होता है। ये चीज़ है। तो होता क्या है, लड़के बेसिकली उसमें देखते हैं कि मतलब कैसे इसको तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना कम एफर्ट लगाए हुए, ये चीज़ है, ठीक है। जस्ट लाइक अ जोक, ओके। इसको सीरियस वाले दिल पे लड़की जो व्हीकल्स हैं, अरे सर आप ऐसा कैसे कह दिए, हमारा दिमाग कम है, अरे केवल जोक की बात है, अगर जोक नहीं है तो सीरियस है। तो ये चीज़ है। तो लेकिन एक चीज़ हम देखे हैं कि लड़कियां एग्ज़ाम बहुत जल्दी निकाल देती हैं, लेकिन लड़के जो होते हैं ना, उनको क्या है कि बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती है अपनी लाइफ में, एग्ज़ाम भी देखना है और उनको भी देखना है, घर को भी देखना है, सबको देखना रहता है। और लड़कियां कंसिस्टेंट होती हैं, वो क्या है अपना पढ़ाई करेंगी बस,
लेकिन लड़के बेचारे बहुत कुछ देख के चलते हैं, इतना सा फ़र्क है लड़कों में, तभी इसीलिए उनका दिमाग ज़्यादा होता है। ऐसे कुछ हैं हमारे फ्रेंड लोग, तो पता लग रहा है कि वो हल्का-फुल्का पढ़ के भी वो पता लगा नेट क्लियर कर दिए। ठीक है, एक ऐसे 1-2 फ्रेंड है हमारे, वो हल्का-फुल्का पढ़ के नेट क्लियर कर दिए। भाई लड़के बेचारे वो ऐसे घिसते रहते हैं, नीट की नहीं नेट की बात कर रहे हैं। लड़के बेचारे गिरते रहते हैं, उनका नेट नहीं क्लियर हो रहा है ढंग से, और लड़कियां मतलब जीएस तक मार दे रही हैं। तो इसीलिए मतलब यह सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात ये भी सोचते हैं, लड़कों के पास बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस रहता है, बहुत उनको देखना रहता है, घर परिवार और अपना पढ़ाई लिखाई भी देखनी रहती है, और ये भी देखना रहता है चलो मतलब आइसक्रीम भी खिलाना है, और पता है उनको लेके भी जाना कहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। इसीलिए मतलब हमको कम नहीं मानते हैं लड़कों को, बहुत टैलेंटेड मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छा, शुरुआत करते हैं डायनो फ्लैजलेट्स पे। तो इसको पहले ब्लैक वाले डाले, कौन सी पहले कौन सी हेडिंग डालते थे? हैबिटेट। ठीक है, हैबी ले 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 हैबिटाट। हैबिटाट में ये क्या होते हैं? आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या देखेंगे? हैबिटाट में क्या होते हैं? ये मोस्टली मरीन होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं? मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं ये। ठीक है, और दूसरा कौन सी हेडिंग डालते हैं हम हैबिटाट के बाद में? कौन सी हेडिंग डालते हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालते हैं हम, कौन सी डालते हैं? स्ट्रक्चर। लेकिन हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जरूर, आपको बताएंगे जरूर। तो इसलिए क्या होता है कि इसको हमें रफ करना पड़ेगा। ठीक है, रफ करना पड़ेगा, और आप भी जो है फिगर बनाइए अपने नोट्स पे। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या है? दूसरी हेडिंग कौन सी थी? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम क्या डालेंगे? स्ट्रक्चर में ऐसे, स्ट्रक्चर में यहाँ बढ़िया सा फिगर बनाते हैं, ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे। अभी देखो ये मस्त बना है फिगर कि नहीं बना भाई? ऐसे है, और एक ऐसे है ना कुछ। एक तो भैया आर्ट हमारी जो है थोड़ा राम भरोसे है, थोड़ा भावनाओं को बस समझिएगा। ठीक है, आर्ट में मत जाना। ठीक, क्या हुआ तेरा वादा, एक मतलब बायोलॉजी का कभी स्टूडेंट रहा हूँ। बेसिकली जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ना, तब वहाँ पे देखता था जो गर्ल्स थे ना, वो ऐसे रट्टा मारती थी बैठ के ग्राउंड में। तो हमारा मन नहीं लगता था कि भाई ग्राउंड में बैठ के यार, तो ग्राउंड में बैठ के थोड़ा टाइम पास करने का टाइम होता है कि वहाँ पढ़ने का टाइम होता है। तो ये सब नहीं करते थे हम, बस दोस्त फ्रेंड लोग होते थे, यार दोस्त, बस उनके साथ में बैठ के टाइम पास करते थे। कहाँ पे और कौन क्या कर लिया है भाई? वो जो रट्टा मारते थे जो लोग, वो क्या कर लिए हैं? उसमें से काफ़ी लोग तो जो हमें मिले हैं
जो रट्टा मारते थे बैठ के ग्राउंड में, काफ़ी लोग मिले। तो वो कहीं कुछ लोग की शादी हो गई है, और कुछ लोग जो हैं तो कुछ लोग जो हैं उसमें से, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बीटीसी वगैरह कर लिए हैं। और जो कि आप जानते हैं कि वैकेंसी क्या हाल है, बीटीसी करके घर बैठे हैं। तो कोई मतलब क्या है, तो क्या ही फायदा यार रट्टा वट्टा मारने का। तो इसीलिए सब सारी चीज़ चक्कर नहीं पड़ते थे हम। स्मार्ट काम हम भी करते थे अपने टाइम पर। एक ले आएंगे रेड पेन भी ले आएंगे, मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, ये प्लेट्स हैं ये, ठीक है, ये ट्रांसवर्स हो गई और ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेट्स हो गई। अब क्या है, इसमें फ्लैजिला आपको दिखाते हैं आपको। एक क्या है, इधर से निकलेगा फ्लैजिला, ऐसे चला गया ये फ्लैजिला ऐसे, ठीक है, ऐसे ये फ्लैजिला बन गया ऐसे। ये कौन सा है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला है। और एक फ्लैजिला जो निकलेगा वो कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो ये जो है ये वाला, ये कौन सा है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और जो ये वाला है जो फ्लैजिला, ये वाला, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। कौन सा है ये। और इसमें क्या होता है, ये जो प्लेट्स होती हैं ये क्या है, ये प्लेट्स हैं लॉन्गिट्यूडिनल, और या फिर ट्रांसवर्स, ये जो है ये प्लेट्स हैं। अब जो ये प्लेट्स हैं ये काहे की प्लेट्स होती हैं, ये सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं। काहे की होती हैं, सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, इनमें सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती हैं, ठीक। ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला हो गया और ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला हो गया। अगर फ्लैजिला की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, फ्लैजिला की अगर बात करते हैं तो इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, और इनके जो इसका जो फ्लैजिला होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इससे फ्लैजिला को हम हेटेरोकॉन्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो फ्लैजिला होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं, सेम लेंथ के नहीं होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं, इसीलिए इसको हम हेटेरोकॉन्ट बोलते हैं। लेंथ वेरिएबल होती है इनमें, और इसमें स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होते हैं, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती हैं, और दो फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है और एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला है और ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। आप फिगर बना लीजिएगा, इसको कोशिश करिए इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के बाद में अब आते हैं क्या चीज, अब स्ट्रक्चर के बाद में अब क्या है, पहले आप बना लीजिएगा, तब तक हम जलीय जीवन कर लेते हैं। इसको बनाओ तब तक हम जलीय जीवन कर लें। चलो फिर शुरू होते हैं फिर से। तो ये जैसे सेलवाल होती है, सेलवाल की अगर बात करें हम, तो सेलवाल आपको बताएं कैसी होती है सेलवाल इसकी। तो जो सेलवाल होती है वो सेलुलोज की होती है, और कैसी होगी, पेक्टिन की होती है। और हम कैसे पढ़ा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, वो देखो हेडिंग कैसे डलवा रहे हैं, एक सीरीज से डलवा रहे हैं, उसी तरीके से आप भी याद रखेंगे। हैबिटाट, स्ट्रक्चर, सेलवाल, फ्लैजिला, पिगमेंट, फिर उसके बाद में उसमें फूड स्टोरेज, फूड, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस तरीके से आप एक सीरीज में आप उसको याद रखेंगे। सेलवाल की बात करते हैं, सेलवाल इसकी जो होगी वो सेलुलोजिक होगी और पेक्टिन की बनी होगी। सेलुलोज की होगी
सेलोज प्लस पैक्टिन की होती है, सेलोज प्लस पैक्टिन की होती है। और इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक, ये हो गया सेल वॉल, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती हैं। अब इसके बाद में फ्लैजिला को हमने मतलब आपको बता ही दिया है, यहाँ पर सेल वॉल को बता दिए हैं, फ्लैजिला को आपको बता ही दिए हैं, लेकिन लिख लो, हेडिंग है भैया तो लिखना जरूरी है, क्योंकि आप कब तक याद रखोगे, विवेकानंद तो हो नहीं। तो फ्लैजिला जो होता है उसको बोलते हैं, क्या होता है, दो होते हैं, पहले तो टू होंगे और हेटेरो दो होंगे, और कैसे होंगे, हेटेरोकॉन्ट होते हैं, दो होते हैं और हेटेरोकॉन्ट होते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट लेंथ के होंगे, डिफर इन लेंथ लिखते हैं सबसे अच्छा, है कि नहीं, डिफर इन लेंथ, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा कैसा बताया आपको, दूसरा मैंने आपको बताया है एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स होता है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्स। ठीक है, एक आपका लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है ये। ठीक है, ये फ्लैजिला हो गया, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके पिगमेंट की। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, पिगमेंट की, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब बात करते हैं पिगमेंट की। पिगमेंट में क्या है कि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा तो एक चीज में और है, वो कौन सी है, अगर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा तब क्या है कि इसमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगी, ये आपको पता ही है। जहां पर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा उसमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगी वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, इसमें चलो रहने दो, फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा बाहर हो जाएगा। मतलब पिगमेंट सोचे थे और भी लिखवा दे रहे हैं, जैसे कि कर्टिन भी पाया जाता है और कैरोटीनॉइड्स हो गया और जेंथोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो लिख लो सम अदर पिगमेंट, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स एंड कौन सा, जेंथोफिल। ठीक है, ये पाया जाता है। अब क्या होता है कि उसमें जो डायनोफ्लेजेलेट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन से कलर का पिगमेंट पाया जाता है। येलो पिगमेंट पाया जाता है कि ब्राउन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, ब्लू कलर का पिगमेंट पाया जाता है, रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है। जैसा उसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, जिस कलर का पाया जाता है, उस तरीके के डायनोफ्लेजेलेट्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लो अपेयर, तो कैसे दिखाई देंगे वो चीजें लिख लो। अपेयर येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड। अपेयर येलो, ग्रीन, ब्लू
रेड, हाँ कैसे दिखाई देंगे, अपीयर येलो ग्रीन ब्लू रेड, ठीक है। डिपेंड्स ऑन, जो ये दिखाई देते हैं रेड, डिपेंडिंग अपीयर येलो ग्रीन ब्लू, डिपेंड्स ऑन present, depends on present pigment in them, मतलब कौन सा उसमें पिगमेंट पाया जा रहा है, किस कलर का पिगमेंट पाया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये मतलब कैसे दिखाई देंगे। अगर इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है ग्रीन, तो उसको ग्रीन दिखाई पड़ेंगे। अगर इसमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जा रहा है तो वो रेड दिखाई देंगे। ये पिगमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक लाइन आप याद कर लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। यहाँ तक ये पिगमेंट की बात हो गई। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में पाई जाएगी होगी वो तो मतलब जहाँ पर क्लोरोफिल ए है वहाँ पर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगी ही होगी। अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, आ जाओ तुम ही आ जाओ। अब बात करते हैं स्टोरेज फूड की बात करते हैं। स्टोरेज फूड, तो ये ऑयल एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑयल एंड कार्बोहाइड्रेट, ये इनमें स्टोरेज फूड देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। देन उसके बाद में इसमें एक दो और बच्ची हैं बस हेडिंग, बाकी कंप्लीट हो गया है। ये भी कुछ खास है नहीं, होता सब सिंपल है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, बस लापरवाही होती है। तरीके होते हैं सब याद करने के, ठीक है, याद हो जाएगा। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बाइनरी फिजन ये भी करता है, बाइनरी फिजन ये भी करेगा। अब क्या है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, बस कंप्लीट हो गया। नैनोफ्लेजिलेट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, सबसे पहला पॉइंट्स जो क्या है कि ये क्या करते हैं, जैसे कि अगर आप बात करेंगे कि जो गोन्यूलेक्स है, ये क्या है, डायनोफ्लेजिलेट्स है गोन्यूलेक्स। अब ये क्या करता है, ये रेड कलर का होता है। तो आप जब देखेंगे कहीं कहीं पर जो ओशन होता है, तो वहां पर क्या होता है, किनारे किनारे रेड कलर का दिखाई पड़ता है। वो क्यों दिखाई पड़ता है, इन्हीं की वजह से। डायनोफ्लेजिलेट्स ये रेड टाइड कॉज करते हैं, जहां पर मतलब एकदम से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और फिर वहां पर रेड कलर का एकदम से पूरा हो जाएगा वो, तो इसे बोलते हैं, मतलब क्या कॉज करते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं, गोन्यूलेक्स होता है। और क्या करते हैं ये क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं इनकी प्रेजेंस में। जहां पर ये अधिकतर प्रेजेंस हो गए, जहाँ पर इनकी अधिकतर प्रेजेंस है, बहुत ज्यादा है यहाँ जहाँ पर, तो वहाँ पर मछलियाँ वगैरह बहुत मतलब कम हो जाती हैं, क्योंकि टॉक्सिन रिलीज करते हैं। और टॉक्सिन जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा, जो वहाँ जो मरीन लाइफ है उसके लिए डेंजरस होती है, ये फिशेस वगैरह किल हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लिख सकते हो रेड डायनोफ्लेजिलेट्स, रेड डायनोफ्लेजिलेट्स जैसे कौन सा है, गोन्यूलेक्स, ये रेड डायनोफ्लेजिलेट्स है। गोन्यूलेक्स कॉज रेड टाइड ये रेड टाइड कॉज करता है गोन्यूलेक्स, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि जहाँ पर पाया जाएगा बहुत ज़्यादा संख्या पाए जाते हैं, ये जहाँ पर ये होंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे,
तो उससे क्या होता है कि ये मतलब वहाँ पर एकदम रेड रेड हो जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं उसको, हम क्या बोलेंगे, रेड टाइड बोलते हैं उसको। ये बहुत ज़्यादा संख्या पाया तो इसे रेड टाइड बोलते हैं। ये और बेसिकली कौन सा है, गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स क्या है कि डायनोफ्लैगेलेट्स है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गोनियोलेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। तो अब अगला आता है, आपको जो बताया ना अभी कि कुछ ऐसे भी डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं, गोनियोलेक्स ही है ये, गोनियोलेक्स गोनियोलेक्स कटेनला उसका मतलब एक स्पीसीज है। वो क्या करती है, टॉक्सिन रिलीज करती है, जिससे क्या होता है, फिशेस जो होती हैं वो किल हो जाती हैं। सम डायनोफ्लैगेलेट्स some dinoflagellates release toxin। इससे क्या होगा, जब कुछ डायनोफ्लैगेलेट्स टॉक्सिन रिलीज करते हैं तो इससे क्या होता है, सम डायनोफ्लैगेलेट्स रिलीज टॉक्सिन। इससे क्या होगा, फिशेस जो होती हैं किल होती हैं, रिलीज टॉक्सिन, सो में किल क्या, किल मरीन फिशेस, ठीक है। मरीन एनिमल ले सकते हो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मरीन क्योंकि खाली फिशेस के लिए थोड़ी ना ये होता है, तो इसीलिए मरीन एनिमल लिख लो, ज़्यादा बेटर है। मरीन एनिमल लाइक, एग्जाम्पल दे सकते हो लाइक फिशेस, ये बेटर है, एग्जाम्पल दे सकते हो लाइक फिशेस, ठीक है। तो रेड डायनोफ्लैगेलेट्स कौन सा है, गोनियोलेक्स, जो कि कॉज करता है रेड टाइड को कॉज करता है। कुछ डायनोफ्लैगेलेट्स ऐसे तो जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो मरीन एनिमल जो होते हैं उनके लिए डेंजरस होते हैं ये, ठीक, जैसे कि फिशेस वगैरह वहाँ पर किल हो जाती हैं, वो मर जाती हैं। तो ये हो गया आपका डायनोफ्लैगेलेट्स, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट थे उसमें कौन सा बचा है, क्राइजोफाइट्स हमने आपको करवा ही दिया है, डायनोफ्लैगेलेट्स भी करवा दिया है। अब इसमें एक और बचा है, यूग्लिनोइड, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में यूग्लिनोइड, ठीक है, एक बचा है, वो आपको कल करवाएंगे, यूग्लिनोइड करवा देंगे। फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स जो प्रोटिस्ट होते हैं, कौन सा, स्लाइमोल्ड्स है, वो भी आपको कल ही हो जाएगा, स्लाइमोल्ड्स और यूग्लिनोइड कल हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आते हैं प्रोटोजोअन्स, कोशिश करेंगे प्रोटोजोअन्स में भी कुछ ना कुछ आपको उसमें भी करवा दें, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, बाकी यूग्लिनोइड जो है वो नेक्स्ट टर्न पर आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।